हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है MCS 023 इग्नू की टर्म एंड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, व्हाट आर इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स, डिस्कस द एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाना है, डिस्कस करना है और इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या है वो आपको देना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने नोट्स बनाया है इसमें सारे इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है उस हर टाइप को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ दो आपको बताने के लिए कहा, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरा नोट्स दे रही हूँ और बाकी जितने टाइप्स हैं वो भी हम इस वीडियो में हमें दिखने को मिलेगा। ओके, तो देख लेते हैं, सारे टाइप्स देख लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या है। ओके, इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो मेंटेन करके रखता है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डेटाबेस में जो टेबल में जितने सारे डेटा जाते हैं ना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये क्या करता है? डेटा जो इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, और जितने भी सारे प्रोसेस होती हैं, मॉडिफिकेशन, ओके, इंसर्शन, अपडेशन, देन डिलीट, फिर अल्टर, फिर ड्रॉप, फिर उसके बाद जितनी भी सारी मतलब प्रोसेस होती है ना, सिलेक्ट, जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वो सब परफॉर्म होता है। ठीक है, वो उस तरीके से परफॉर्म होता है जिससे डेटा जो है, डेटाबेस में जो टेबल में जो डेटा है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। किस लिए नहीं करता? इंटीग्रिटी कांस्टेंट के लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये सेट ऑफ रूल्स है जिससे हर एक एक डेटा अच्छी तरीके से टेबल में सेट हो जाए। ठीक है, वो एक डेटा के इंसर्शन के वजह से दूसरी डेटा अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, उस वजह से इंटीग्रिटी कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है? ये काम करता है एक गार्ड के तरह। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए डेटाबेस में, कोई भी, ठीक है, नीचे आप देख सकते हो, इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डैमेज टू द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में कोई भी तरीके का अगर कुछ भी अगर मतलब डैमेज हो जाए, है ना, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है? ये गार्ड करके रखता है। ठीक है, कि कुछ भी अफेक्ट ना हो डेटाबेस में, जो टीम रिकॉर्ड से कुछ भी हानि ना हो उनको। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कितने टाइप्स के इंटीग्रिटी कांस्टेंट है। क्या है? एक है डोमेन कांस्टेंट, एक है एंटिटी कांस्टेंट, एक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट और दूसरा है की इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके 4 टाइप्स है और चारों टाइप्स को यहाँ पर मैंने नोट्स बनाया है और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन में बस 2 ही दिया हुआ है, पर यहाँ पर मैं चारों ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला वाला जो है डोमेन कांस्टेंट। Domain constant can be defined as the definition of a valid set of value for an attribute। ठीक है, ये जो डोमेन सेट है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। ठीक है, डेफिनेशन तो है वो आप पढ़ के समझ जाओगे, लेकिन एग्जाम्पल देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ एक टेबल है जहाँ पर मैंने आईडी दिया है, नेम दिया है, सेमेस्टर दिया है और एज दिया है। उस हिसाब से मैंने सारे डेटा को इंसर्ट किया है। लेकिन आईडी में सारे आईडीज़ हैं, नेम में सारे नेम है, सेमेस्टर में सारे सेमेस्टर के नाम दिए हुए हैं, लेकिन एज में सारे एज है, बस एक ही लास्ट है जहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एज इज़ एन इंटीजर एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट है एज, इसकी जो डेटा टाइप है ना, वो इंटीजर दिया हुआ है, मतलब INT दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या इंसर्ट किया गया है? एक अल्फ़ाबेट। तो ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर यूज़र बाय मिस्टेक कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल दे देता है ना, कोई भी दूसरा सॉरी नॉट वेरिएबल, कोई भी दूसरा डेटा दे देता है जिसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है या फिर वर्कर है ना, लेकिन एट्रीब्यूट में उसकी जो कॉलम है, जो फील्ड नेम है, वो उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो आप कैरेक्टर वर्कर वाले डेटा को आप इंटीजर डेटा टाइप वाले कॉलम में नहीं डाल सकोगे। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट डोमेन कांस्टेंट में यही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, डेफिनेशन को पढ़ के देख लेते हैं। डोमेन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। एक वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज होगा एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, एट्रीब्यूट में जो डेटा टाइप दिया हुआ है उसी डेटा टाइप के अनुसार वैल्यू को डाला जाएगा। ओके,
ये जो डेटा टाइप ऑफ डोमेन, ये जितने हैं जो आपको जो दिख रहे हैं, जो डेटा टाइप है, वो सारे इसी पे ही इंक्लूड आते हैं। ठीक है, तो ये यही जो जो मतलब डेटा टाइप दिया हुआ है, उसी डेटा टाइप के जितने सारे वैल्यू है, यहाँ पर डोमेन कांस्टेंट है। डोमेन्स कांस्टेंट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, जो अगर ये वैलिड सेट ऑफ वैल्यू होना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट। ठीक है, एक एट्रीब्यूट है जिसकी जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन हमने जो डेटा डाला है वो है इंटीजर डेटा, तो वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो डेटा टाइप होगी जिस एट्रीब्यूट की, उसी हिसाब से ही वैल्यू भी उसी हिसाब से डाला जाएगा। इसीलिए यहाँ दिया हुआ है वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। तो यहाँ डेटा टाइप में आप देख रहे होंगे, डेटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड्स स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेटा, डेट, करेंसी एक्सेट्रा। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। ठीक है, जो डोमेन में वैल्यू जो है एट्रीब्यूट की, ठीक है, वो अवेलेबल होना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग डोमेन में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ जैसे आईडी, नेम, सेमेस्टर, एज, सारे के सारे डेटा दिया हुआ है। सबकी जो डेटा टाइप है सेम है। आईडी में इंटीजर डेटा टाइप है, नेम में जो है वहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, इसीलिए सारे नेम्स दिया हुआ है। सेमेस्टर में भी सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसीलिए सारे सेमेस्टर दिया हुआ है। लेकिन एज में सारे इंटीजर है, लेकिन एकदम लास्ट में एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है जो अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि एज में जो डेटा टाइप डाला हुआ है वो है इंटीजर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिकॉर्ड एकदम लास्ट में आया है वो है स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा या फिर वर्केयर होगा, तो वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट में जो डेटा टाइप दिया हुआ है उसी डेटा टाइप का वैल्यू हम इंसर्ट कर सकेंगे। हम दूसरे डेटा टाइप वाले वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमें इंटीजर वाले एट्रीब्यूट में हमें इंटीजर वैल्यू ही इंसर्ट करना पड़ेगा। हम स्ट्रिंग वैल्यू को हम इंटीजर एट्रीब्यूट में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आया है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा देती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन में आएंगे। एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी में जो लास्ट जो आईडी है वो ब्लैंक है और आईडी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय नेम सैलरी है, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो आईडी होती है वो प्राइमरी की होती है, वो यूनिक होती है। ठीक है, बिना नल आईडी की कोई भी रिकॉर्ड डाला नहीं जा सकता। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉट अलाउड एज प्राइमरी की कांट कंटेन अ नल वैल्यू। प्राइमरी की में नल वैल्यू कभी नहीं रहेगा। प्राइमरी की अगर दिया हुआ है किसी एट्रीब्यूट को, अगर किसी फील्ड नेम, कोई कॉलम नेम जो है एम्प्लॉय आईडी, उसमें अगर प्राइमरी की डाला हुआ है तो आईडी हो तो प्राइमरी की दिया हुआ है तो उसमें वैल्यू डालना ही है। विदाउट डाले आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नल वैल्यू किस नहीं होगी। ओके, प्राइमरी की वैल्यू जो है वो कांट बी नल। तो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो in relation, and if the primary key has a null value we can't identify those rows। ठीक है, प्राइमरी की वैल्यू जो है ये किस काम के लिए यूज़ होती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है कि इंडिविजुअल रो, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, ये एक इंडिविजुअल रो को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। ठीक है, जिससे हम एक इस एम्प्लॉय टेबल को हम दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन कर सके अगर वहाँ पर कोई फॉरेन की है। ठीक है, तो प्राइमरी की इंडिविजुअल होगी, ये होगी, इसकी वैल्यू कभी नल नहीं होगी। अगर होगी तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, हम रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाएंगे दूसरे टेबल के साथ। ओके, अ टेबल कैन कंटेन अ नल वैल्यू अदर देन प्राइमरी की फील्ड। अगर कोई कॉलम है वो अगर प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, प्राइमरी की के अलावा अगर दूसरा कोई कॉलम है, कोई फील्ड है, तो वो नल हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में कोई एक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है जेरी,
तो जेरी नहीं है, जेरी के जगह में ब्लैंक है, लेकिन सैलरी दिया हुआ है, तो वो पॉसिबल है। लेकिन आईडी जो प्राइमरी की है उसको हम नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है, यहाँ भी आते हैं एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले यहाँ पर 2 टेबल दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, नेम, एज, और क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, ओके। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है टेबल 2 में डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो है टेबल 1 में एम्प्लॉय नेम जो है वो प्राइमरी की है, बट जो डिपार्टमेंट नेम है वो फॉरेन की है, एंड विच इज़ द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2, ठीक है। टेबल 2 में डिपार्टमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है, बट टेबल 1 में वो फॉरेन की है, ठीक है। और जिससे हम टेबल 1 और टेबल 2 को ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, बट डिपार्टमेंट नंबर भी दिया हुआ है 11 24 18 13। लेकिन यहाँ टेबल 2 में डिपार्टमेंट नंबर जो है 11 24 13 दिया हुआ है, तो 18 नहीं दिया हुआ है। तो अगर डिपार्टमेंट नंबर अगर 18 टेबल 1 में है लेकिन टेबल 2 में नहीं है, जिससे हम ज्वाइन कर पाएंगे, तो ये 18 डिपार्टमेंट नंबर 18 वाला रिकॉर्ड जो इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि टेबल 2 में 18 नहीं है, ठीक है। जो टेबल 2 में है वही टेबल 1 में होना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसको प्लीज़ लर्न कर लेना। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन 2 टेबल्स, 2 टेबल के बीच में ये स्पेसिफाइड होता है। इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इफ अ फॉरेन की इन टेबल 1 रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2, देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल और बी अवेलेबल इन द टेबल 2, ठीक है। जितने सारे फॉरेन की है टेबल 1 में, वो क्या है, टेबल 1 में वो क्या है, प्राइमरी की है इन टेबल 2, ठीक है। एवरी वैल्यू ऑफ फॉरेन की, जितने टेबल 1 में जितने सारे वैल्यू है टेबल 1 में जो जितने सारे वैल्यू है वो नल होने पड़ेंगे या फिर टेबल 2 में अवेलेबल होनी पड़ेगी, ठीक है। तभी हम दोनों को ज्वाइन कर सकेंगे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे, ओके। यही है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। की कांस्टेंट क्या है, इसको भी एक एग्जांपल से समझाते हैं। आईडी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, सेमेस्टर, एज दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आईडी आप देख सकते हो सारे इंटीजर में है, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट दिया हुआ है, मतलब एक आईडी 2 टाइम्स दिया हुआ है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक आईडी 2 टाइम्स दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की है आईडी, तो यहाँ 2 टाइम्स देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ये जो रो है प्राइमरी की आईडी, ये यूनिक होनी है, तो ये ही दिया हुआ है की कांस्टेंट में। की आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली, ठीक है। ये जो है की कांस्टेंट में जो है, जो आईडी दिया हुआ है वो प्राइमरी की है और ये यूनिक है, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम्स ये आईडी नहीं जनरेट होगी। एन एंटिटी सेट can have multiple key, but out of which one key will be the primary key. A primary key can contain a unique and null value in the relational table, ठीक है। ये जो एंटिटी सेट है वो मल्टीपल की, ठीक है, मल्टीपल की ये ले सकती है, ठीक है, मल्टीपल कीज ले सकती है, लेकिन आउट ऑफ विच सिर्फ एक की जो है वो प्राइमरी की होगी। जैसे कि आईडी हो गया, नेम हो गया, सेमेस्टर हो गया, बहुत सारे कीज ले लिए, बहुत सारे फील्ड है, लेकिन जो आईडी है वो पर्टिकुलर यूनिक है, क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की कैन कंटेन अ यूनिक, एक यूनिक और नल वैल्यू होना पड़ेगा इन द रिलेशनल टेबल। जो दूसरे टेबल के साथ जो कनेक्ट होगा उस टेबल में नल हो सकती है, लेकिन इस टेबल में नल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की है ये वाला फील्ड और ये यूनिक है। तो 2 टाइम्स डबल एंट्री, डबल डुप्लीकेट आईडी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाला जा सकता अगर जो प्राइमरी, अगर वो फील्ड जो है प्राइमरी की है, तो उसमें जो रिकॉर्ड है वो डबल नहीं होगी, वो सिंगल यूनिक होगी, ठीक है। तो ये हो गया है मेरा ये जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, ये सारे टाइप्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।